नमस्कार। तो ये जो कोर्स है हमारा, ये पहली बार हिंदी में दिया जा रहा है। हालांकि जैसे मैंने अपने इंट्रो वीडियो में बताया था कि ये कोर्स काफ़ी पॉपुलर है और ये काफ़ी बार रीरन भी हुआ है। तो इस बार कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम लोग हिंदी में बात करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिले इसका। ये कोर्स है अर्थ साइंसेस फॉर सिविल इंजीनियरिंग। हालांकि मैं कुछ पार्ट जो है वो अंग्रेजी में भी बात करेंगे क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो अंग्रेजी में ही ठीक रहेगी। तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अर्थ प्रोसेसेस के बारे में जानें। तो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे और देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग सीख पाएंगे। तो ये मेरा नीचे एड्रेस दिया हुआ है और ईमेल आईडी है, तो जिसको भी जब भी ज़रूरत है, वैसे टीएस होते हैं इसमें तो आपको वो भी हेल्प करेंगे, तो उनका भी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसे सवालात हैं आपके तो वो आप हमें भी लिख सकते हैं और टीएस को भी, पहले टीएस को लिखें उसके बाद हमें लिखें करके। तो ये कहते हैं हम कि एन अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड डायनेमिक अर्थ, क्योंकि पृथ्वी जो है हमारी काफ़ी मतलब एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें जीव को भी और हम लोगों को भी एक रहने का प्रावधान मिला हुआ है और हम लोग भी इसमें जी पा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसके प्रोसेसेस जो हैं करके, किस तरह से ये धरती बनी है और इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं इसमें, तो बेसिकली फ़र्स्ट हमारा जो बात होगी कि कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, इसमें हमारा किस किस मुद्दे पे बात करेंगे, कौन से लेक्चर्स होंगे। तो सबसे पहला आएगा कि हम लोग जो जियो साइंस है या अर्थ साइंसेस हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है सिविल इंजीनियरिंग में और क्यों हमको इसको बारीकी से देखना चाहिए। हालांकि मैंने ये भी पहले बताया है कि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की बात नहीं करेंगे इसमें, लेकिन हाँ हम लोग कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो कि अर्थ साइंसेस से रिलेटेड हों और वो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लेने चाहिए, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बेसिकली वहाँ पे हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी जानेंगे। तो एक इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जियो साइंसेस या अर्थ साइंसेस का क्या महत्व है सिविल इंजीनियरिंग में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स से करके। जो हमारा लैंडस्केप पूरा बना है, जो हमारी सरफेस है और जो भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं या तो हम लोग इंडोगैंजेटिक प्लेन्स ले लें, तो ये कैसे बने। और हमारे अगर भारतवर्ष के लिए देखेंगे, इंडियन प्लेट के लिए बारे में देखें, तो हम लोग ये कहेंगे कि भाई हमारा जो हिमालय है वो कैसे बना और हिमालय बनने का कारण क्या था और उससे क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं, उसके बारे में भी हम लोग इसमें बात करेंगे करके। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं इससे प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड और इससे इंटरकनेक्टेड है आपकी रॉक साइकिल। जो विभिन्न तरह के जो पत्थर बने हैं जिसको हम लोग इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, वो कैसे बने हैं और वो प्रोसेस जो है बनने का उनका, वो प्लेट टेक्टोनिक्स से कैसे रिलेटेड है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे इसमें। और जो भी लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग इसकी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे ताकि आपको इसको बारीकी से समझ आए। तो एक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कब ये इस जो इंडियन प्लेट थी वो कहाँ थी पहले और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और मूवमेंट क्यों हो रहा है और इसकी वजह से क्या क्या फीचर्स बने हैं वो ग्लोब पे, पूरा जो धरती है उस पर क्या क्या फीचर्स बने हैं, लैंडस्केप कैसे इवॉल्व हुआ उसके बारे में बात करेंगे। और अलग अलग तरह की जो प्लेट्स हैं वो क्या हैं करके, क्योंकि एक ही तरह की सब सतहें नहीं हैं, अलग अलग हम लोग कहते हैं। और मोस्टली जो है वो दो मेजर प्लेट्स हैं, वो है ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट कहते हैं जो कि, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर एक बेसिक जो है वो मैं लेक्चर लूँगा जो कि इसमें 2-3 लेक्चर्स इन्वॉल्व हैं। ये है रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, क्योंकि जो रॉक पत्थर हमारे बने हैं डिफरेंट टाइप के जो हैं, जिसको मैंने कहा कि हम लोग कहते हैं इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ओके, ये किस प्रोसेस से बने हैं और इसमें ये जो भी आपके रॉक्स हैं
इसमें क्या क्या मिनरल्स होते हैं करके, और ये मिनरल्स की इम्पोर्टेंस क्या है सिविल इंजीनियरिंग में, इसकी भी हम बात करेंगे करके। क्योंकि हर मिनरल जो होता है वो उसकी हार्डनेस अलग होती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी अलग होती है, और सिविल इंजीनियरिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो होती है रॉक स्ट्रेंथ की बात करते हैं या शेयर स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम लोग। तो क्या ये पत्थरों की स्ट्रेंथ अलग है सबकी, और क्या मिनरल कॉम्पोजिशन की वजह से ये सब इसकी जो क्षमता है वो अलग अलग है, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे करके। और इन रॉक्स को जो इग्नियस रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, इसको किस बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी टेक्सचर क्या है, मतलब इसकी किस तरह का शेप तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसका जो सरफेस एक्सप्रेशंस हैं वो किस तरह के होते हैं, और उसके बारे में जिसको और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उस बारे में बात करेंगे करके हम। और जैसे मैंने कहा कि हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात जब करते हैं तो उसके हम लोग बात करेंगे कि उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है लैंडस्केप फॉर्मेशन में, यानी उसका रोल क्या है करके, और उससे क्या किस तरह के लैंडस्केप बने हैं। और आने वाले समय में भी कुछ लेक्चर्स हम लोग बात करेंगे जिसमें कि लैंडस्केप अगर बदलता है तो किस तरह से बदलेगा आगे, वो कुछ हद तक हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। और जब हम लोग कहते हैं कि भाई हमारा हिमालय बना है, तो हिमालय ने कुछ फ़ायदे भी पहुंचाए हैं हमको, और कुछ नुकसान भी है उसका, और वो नुकसान जो हैं वो हमारे हम लोग कहते हैं हैज़ार्ड्स करके, ठीक है। और इससे क्या क्या आपदाएं आती हैं करके, क्या हैज़ार्ड्स हैं जिसको हम नेचुरल हैज़ार्ड्स कहते हैं, या तो जियोलॉजिकल हैज़ार्ड्स भी कहते हैं करके। तो वो ऐसे क्या हैज़ार्ड्स हैं जिसकी वजह से हमको ये फेस करना पड़ रहा है। अब अगर हम इस बारे में थोड़ा सा चर्चा करें तो हिमालय जो है वो आपका जब से बनना शुरू हुआ उसके बाद हमको एक मॉनसूनल क्लाइमेट मिला। ये सीज़न हमारे पास थी नहीं पहले, तो मॉनसून मिला हमको, मॉनसून से इरोजन हुआ, इरोजन से हमारी इंडो गैंजेटिक प्लेन बना, नदियाँ बनी, हमारी नदियों में पानी आना शुरू हुआ, मेजर रिवर सिस्टम्स पैदा हुए उससे। लेकिन एक प्लेट और दूसरी प्लेट जिसमें हम तो बात करेंगे जब प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करते हैं, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट से जब टकरा रही है और उसी की वजह से आपकी हिमालय की श्रृंखला बनी है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा स्केच करें तो एक प्लेट जो है आपकी ये नीचे गई हैं कुछ इस तरह से, और एक प्लेट ये राइड कर रही है। ये कौन सी प्लेट्स हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी फाइनली इसके बाद जो है सिचुएशन ये है कि हमारी दोनों प्लेट जो आपस में टकरानी शुरू हुई हैं करके, तो टकराव के कारण ये आपका हिमालय ग्रो कर रहा है करके। तो इसकी वजह से हमें क्या फ़ायदे हैं, वो जैसे मैंने बताया कि हमारा मानसून हमको मिला इसके वजह से, लेकिन इसमें टकराव लगातार बन रहा है करके इसके बीच में। तो इस वजह से हमारे पास जो है जो हज़ार्ड है इसका, तो एक तो अर्थक्वेक है आपका, दूसरा आपका फ्लड्स भी हैं करके, लैंडस्लाइड्स भी हैं। तो इस बारे में हम लोग भी बात करेंगे, और इससे हमको क्या सीखना है अर्थ साइंस प्रोसेसेस से, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे करके। फिर जो आता है, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि ये एक डिफॉर्मेशन है, और डिफॉर्मेशन की वजह से आपका जो है डिफरेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, जो आप दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं या दबाव हो रहा है, एक प्लेट नीचे जा रही है, इस बारे में आप ज़्यादा समझेंगे जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करते हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, हमारी ये माना जाता है कि जो भी डिपॉजिशन होगा, जो भी सेडिमेंट्स डिपॉजिट होंगे, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल फैशन में होंगे। तो इस तरह से डिपॉजिट हो रहा है मान लो हमारा करके। अब इसको अगर आप एक कंप्रेशनल रिजीम में डालेंगे, इसको प्रेशर करेंगे, तो ये क्या होगा, ये फोल्ड होना शुरू होगा इस तरह से, फोल्डिंग भी होगा, और उसके साथ साथ जो है तो ये जो है हमारी लेयर्स इस तरह से कुछ डिफॉर्म होंगी करके। तो इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, और इसको कहेंगे फोल्ड। ओके, तो अगर मान लो कि हमारा ये फ्रैक्चर हो जाता है, यहाँ से कहीं से क्रैक होता है, ये मैं एक सरल भाषा में कहना चाहता हूँ करके, लेकिन हम लोग कहेंगे इसको फ्रैक्चर होता है या तो क्रैक बनती है इसमें, ठीक है। और क्रैक को यूजुअली हम लोग फ्रैक्चर्स कहते हैं। लेकिन अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, कुछ सतहें ऊपर चली गई,
तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका, इसको हम लोग कहेंगे फॉल्ट्स एक्चुअली। तो ये जैसे मैंने कहा आपको कि हम लोग इसको बाद में देखेंगे अच्छे से डिटेल में। फिर जॉइंट्स हैं, फिर अनकन्फर्मिटीज़ क्या होती हैं, तो ये भी एक कहते हैं। इंजीनियरिंग में एक वर्ड यूज़ किया जाता है डिसकंटिन्यूटीज़। ओके, एक इसको कहते हैं हम लोग, जो ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये डिसकंटिन्यूटीज़ बेसिकली हम लोग इसको कि कहते हैं कि दिस आर द डिसकंटिन्यूटीज़ जिसमें फॉल्ट, फोल्ड, जॉइंट्स हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिविल इंजीनियर्स के लिए। क्योंकि ये अगर ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं कहीं पे, तो ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी शेयर स्ट्रेंथ को, किसी भी मटेरियल की शेयर स्ट्रेंथ को ये वीक करेगा करके। तो इस बारे में हम लोग ज़्यादा तवज्जो देंगे और इस बारे में बात करेंगे जब हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं करके। फिर जैसे मैंने कहा कि हम लोग अर्थक्वेक्स को भी देखेंगे, क्योंकि ये एक एसोसिएटेड प्रोसेस है जो कि प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड है। तो उसके बारे में भी देखेंगे, सेस्मोलॉजी को देखेंगे, अर्थक्वेक्स को की बात करेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी, साइस्मिक हैजार्ड एंड अर्थक्वेक प्रेडिक्शन, क्या हम लोग इस पे अभी तक खरे उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं, इस बारे में भी हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन मोस्टली हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि हम लोग मैग्नीट्यूड्स के बारे में पढ़ें, क्या डिफरेंट टाइप के मैग्नीट्यूड होते हैं अर्थक्वेक्स के, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है करके, और इससे रिलेटेड हज़ार्ड क्या है करके, कितना एरिया जो है हमारा इस भूकंपों से प्रभावित होगा। हालांकि आपने अभी कुछ सालों में, पिछले 10 सालों में ले लो या 20 सालों में ले लो, बहुत सारे भूकंप आए हैं इस देश में। और अभी रिसेंटली तो जो था सबसे बड़ा और तबाही वाला आया वो टर्की में था। तो वो भी एक भूकंप है जिससे काफ़ी लोगों को सीख मिली है। और डैमेज जो हुआ है मेनली सिविल स्ट्रक्चर्स हुए हैं। लोग मरे कैसे हैं, वो जो आपका स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, घर टूटे हैं और उसकी वजह से टोटल बर्बादी हुई है करके। तो इससे हमको क्या सीख मिलती है, क्या हमारे भारत में हम लोग सारे सेफ़ हैं इससे, और अगर प्रभावित होंगे तो कितना इलाका प्रभावित होगा, क्यों होगा, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये ज़्यादा जो रॉक्स हैं, सॉइल्स के बारे में हम लोग देखेंगे, फिजियोग्राफी देखेंगे इसका, कि माउंटेन एरियाज़ हैं या तो आपका प्लेन एरियाज़ हैं, उसमें क्या इफ़ेक्ट होता है इसका, इसके बारे में भी पढ़ेंगे करके। दूसरी एक समस्या जो हम लोगों के हमेशा साथ रहती है वो है लैंडस्लाइड की। तो ये जो है, जहाँ पे भी आपका स्लोप है अवेलेबल है, प्लस आपके पास पानी है इसके साथ, ठीक है, तो पानी कहाँ से आएगा, आपका रेनफॉल से आएगा मेनली। तो ये दो चीज़ें अगर ज़रूरत, और जैसे मैंने कहा कि स्लोप है अगर आपके पास, तो ये होना बिल्कुल तय है कि लैंडस्लाइड होगा वहाँ पे, प्रोवाइडेड कि आपका जो मटेरियल है उसकी शेयर स्ट्रेंथ अच्छी है, तो वो कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस लैंड स्लिप नहीं होगा, लैंडस्लाइड नहीं होगा। लेकिन अगर शेयर स्ट्रेंथ कम है आपकी तो ये हो जाएगा। अभी रीसेंट एग्जांपल वापस मैं दे रहा हूँ आपको, जोशीमठ की बात हो रही है, उसके बारे में भी हम लोग कुछ हद तक बात करेंगे, हालांकि बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे उस पर, लेकिन क्यों हुआ वो और क्या हम उसको रोक सकते थे, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी थी, इतनी समझ थी कि हम उसको रोक पाते। जियोलॉजिस्ट या तो अर्थ साइंटिस्ट कह लो उसको, और सिविल इंजीनियर्स दोनों साथ में मिलकर क्या वो आपदा को रोक पाते हैं। ये ज़रूरी होता कि हम लोग वहाँ के लोगों को पहले से निकाल लेते, अगर ये समझती, तो कुछ हद तक ये था कि हमको समझ थी इस बारे में कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं किया गया उसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है। हम दूसरा इसके साथ होता है लैंडस्लाइड के साथ साथ हम लोग कहते हैं सबसिडेंस एक्चुअली, और ये कुछ हद तक यहाँ पे जोशीमठ में ये दोनों ही चीज़ें हुई हैं करके। जोशीमठ ही नहीं है, एक अगर मैं सही नाम उसका याद है मुझे, डोडा करके या नाम है, कोई एक विलेज है जम्मू कश्मीर में आता है, वहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन और एक्सपीरियंस की गई है करके। तो इसको ब्रॉडली हम लोग क्लासीफाई करेंगे, वो है हमारा जो कहते हैं मास वास्टिंग। ओके,
तो ये एक टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम लोग, जैसे मैंने कहा कि लैंडफॉर्म्स जो कि बहुत ही अहम है हमारे लिए, कहाँ पे हम लोगों को बसाना चाहिए, कहाँ नहीं बसाना चाहिए, क्यों नहीं बसाना चाहिए वहाँ पे। तो जब तक हमारे पास ये लैंडफॉर्म्स और उसके प्रोसेसेस की समझ नहीं होगी, जो कि हम लोग कहते हैं सरफेस प्रोसेसेस, इसकी समझ नहीं होगी, हम लोग गलतियाँ करते जाएंगे। पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी देश की, तो हम ज़्यादातर एग्जाम्पल जो है वो बाहर से, विदेश के और देश के दोनों को मिला के बात करेंगे। तो अगर हमारे प्रोसेसेस के बारे में हमें समझ नहीं है और उस प्रोसेसेस से लैंडफॉर्म्स कैसे बन रहे हैं, कैसे बनेंगे, कैसे बिगड़ेंगे, ये अगर हमारे पास समझ नहीं है तो हम लोग गलतियाँ करेंगे। एंड दैट व्हाट वी कॉल इज़ दैट वी आर एक्सपोजिंग आवरसेल्फ टू हैज़ार्ड। हम लोग हैज़ार्ड के, मतलब हैज़ार्ड क्या होता है, ये बेसिकली ये होता है कि अगर उससे हमें नुकसान हो रहा हो कुछ करके, तो हम लोग उसके सामने ही जाएंगे जब, तो हमें तो नुकसान होना ही होना है। तो इसके बारे में हमें समझ होना बहुत ज़रूरी है करके। फिर बात करेंगे कि एनवायरमेंटल जियोलॉजी की बात होती है, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ हद तक हम लोग उसको टच करेंगे। लेकिन एनवायरमेंटल जियोलॉजी अगेन ये है कि ये पूरा पर्यावरण से आपका रिलेटेड रहता है करके। और अगर इसको बारीकी से देखा जाए तो अगर एक कोई भी प्रोसेस में आप इंटरवीन करेंगे, दूसरा प्रोसेस अफेक्ट होगा करके। तो ये जो कनेक्टिविटी है इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो जब हम लोग अर्थ सरफेस प्रोसेसेस और लैंडफॉर्म्स के बारे में समझ होगी हमको, और इस एनवायरमेंटल जियोलॉजी के बारे में समझ होगी हमको, तो हम लोग एक सुरक्षित लोकेशंस पे हमारे जो मेजर जो कहते हैं कि हमारे कंस्ट्रक्शंस होंगे, उसको हम लोग कर पाएंगे। लेकिन मोटा मोटा हमने यहाँ पे जो है वो डैम्स एंड टनल्स के बारे में बात की है। वेस्ट डिस्पोजल कहाँ करना है हमको, ये भी बड़ी समस्या है हमारे देश में। अगर इसके बारे में कहें, ये वेस्ट डिस्पोजल के बारे में बात कहें, चलिए उससे पहले इसको कहते हैं कि डैम्स एंड टनल्स अभी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये ज़रूरी है कि डैम्स कहाँ बने जाए, कहाँ लोकेशन हो उसका, और इसमें सब ये दोनों चीज़ों में हमको रॉक्स और एनवायरमेंटल जियोलॉजी की नॉलेज होना ज़रूरी है। डिस्पोजल कहाँ करना है, वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट आपका तो बहुत निकलता है घरों से करके। तो सबसे बड़ी समस्या अगर देखें अब यहाँ पे, तो अभी न्यूज़ में काफ़ी कुछ था कि दिल्ली में बहुत बड़े पहाड़ बन गए हैं वेस्ट डिस्पोजल के। तो क्या वो सही है करके वहाँ पे लगाना करके, उससे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है ओवरऑल। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये दूंगा कि अगर वेस्ट डिस्पोजल हमारा है, तो जो भी मतलब गार्बेज है हमारा, वो जिस सतह पे रखा गया है, क्या नीचे वो पानी जो अगर आता है बारिश का और जो होता है उससे सीपेज नहीं होगा, उससे क्या अफेक्ट होगा, उससे अफेक्ट होगा आपका सीधा सीधा हम लोग कहेंगे कि वो एनवायरनमेंट पे अफेक्ट करेगा करके। तो बेसिकली हम लोग जब ये कहते हैं वेस्ट डिस्पोजल की साइट्स आइडियल होनी चाहिए, तो ये वेस्ट डिस्पोजल सिर्फ हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं जो वेस्ट हमारा डेली रूटीन घर से निकलता है, बट इसमें न्यूक्लियर वेस्ट भी है करके, उसको भी हमको अप्रोप्रिएट जगह पे रखना चाहिए और डिस्पोज करना चाहिए उसको। तो उसके लिए आपके पास जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का नॉलेज होना चाहिए, किस तरह के रॉक्स हैं उसके नीचे, उसके बारे में पता होना चाहिए, क्या ड्रेनेज रहेगी वहाँ पे, पानी का प्रभाव कितना रहेगा वहाँ पे वो है, और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा आपका ग्राउंड वाटर। तो ये सारी चीज़ों को, तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, मतलब इमीडिएटली आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन लंबे समय तक अगर ये चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी पे इसका असर होगा करके। क्योंकि हमारा काफ़ी एरिया है जो कि रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं, वो प्लस एग्रीकल्चरल जो है वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करता है हमारा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और हो सकेगा तो हम और भी कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे जो आपके लिए लाभदायक हो। ये कुछ किताबें हैं जो आप रेफ़र कर सकते हैं। हालांकि मैं तो ये कहूँगा कि जितना भी हम लोग आपको लिटरेचर क्या ये मतलब हम लोग स्लाइड्स देंगे आपको, और जो भी हम लोग बातें करेंगे वो काफ़ी होगा,
लेकिन आप अगर चाहें तो ये सारी किताबें जो हैं वो रेफ़र कर सकते हैं, और अगर चाहें तो हमारे पास तो इसकी सॉफ्ट कॉपी होती है, लेकिन वो हम आपको दे नहीं पाएंगे उसमें तो करके, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम चीज़ें आपको मतलब उपलब्ध कराएं ताकि आपके लिए आसानी हो उसको समझने में। तो ये कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसमें सारी, और हम भी यही टेक्स्ट बुक्स को रेफ़र करेंगे जब अपने लेक्चर्स दे रहे हैं करके। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अगर अर्थ पूरा धरती को देखा जाए, धरती ऐसे प्लैनेट देखते हैं हम लोग करके, तो पहली नज़र हम कह रहे हैं फर्स्ट लुक एट प्लैनेट अर्थ के, तो क्या दिखाता है करके कि भाई सबसे पहले प्रश्न आता है कि बना कैसे होगा। तो ये एक स्पाइरल फिगर है, चित्र है, जिसमें दिखाया गया है कि ओरिजिन कब हुआ सोलर सिस्टम का। ठीक है, तो अर्थ की जो एज निकाली गई है वो 4.6 बिलियन ईयर्स की है। ये यूरेनियम थोरियम से डेट किया गया है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उससे डेटिंग की गई है इसकी। तो इसकी आयु निकाली गई है 4.6 बिलियन ईयर्स का है करके। लेकिन ये 4.6 बिलियन के बाद इसमें क्या क्या हुआ, ये पूरे स्पाइरल जो ये चित्र है इसमें दिखाया गया है करके। इसमें कुछ इवेंट्स भी बताए गए हैं, जैसे बहुत अट्रैक्ट करता है आपको जुरासिक पार्क वाला। ठीक है, तो इसमें भी इवेंट था एक करके। तो ये इवेंट में ऐसा भी हुआ है कि कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसमें वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हैं, बहुत ज़्यादा हुए हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपका पूरा मतलब जो है जीव थे जितने भी वहाँ उस समय वो पूरे नष्ट हो गए। दैट इज़ व्हाट वी कॉल एक्सटिंक्शन। ठीक है, मास एक्सटिंक्शन हुआ। तो उस बारे में भी इसमें आपको दिखता है। हम एनीवे एक लेक्चर में बात करेंगे कि ये इवेंट्स, मेजर इवेंट्स कब कब हुए थे। जब मैं वॉल्केनोस पढ़ाऊँगा तो उसमें हम लोग इसमें बात करेंगे करके कि मेजर इवेंट्स कब हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये पहले इसमें क्लाइमेटिक चेंजेस नहीं हुए हैं, और जब से मानव जाति का प्रभाव पड़ा है तब से इसमें क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये थोड़ा सा समझना है। हालांकि हम लोग ट्रिगर ज़्यादा कर रहे हैं उसको, लेकिन पहले ज़माने में और मतलब मिलियंस ऑफ ईयर बैक ऑल्सो इसमें चेंजेस आए हैं पृथ्वी में, इसके क्लाइमेट में चेंज आया है करके। हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है ये वाला पीरियड, जैसे हम लोग कहते हैं, जिसको क्वाटरनरी पीरियड कहते हैं। और इस क्वाटरनरी पीरियड में दो और सब डिविजन्स हैं जिसको हम लोग एपॉक कहते हैं, और होलोसीन एपॉक और प्लेस्टोसीन। तो इसी समय सबसे ज़्यादा बदलाव देखे गए हैं, क्योंकि इसमें होलोसीन एपॉक जो है वो करीब 10,000 साल पुराना कहते हैं, 10,000 साल से प्रेजेंट तक का है, अभी तक का लिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे क्योंकि मॉडर्नाइजेशन इसी में हुआ है करके आपका। ठीक है, और रिवोल्यूशन ऑफ मैन जो है वो यहाँ से चल के आपके पास जो है ये दिखाया गया है यहाँ पे कि इसमें सबसे ज़्यादा आपका प्रभाव पड़ा। तो ये पूरा जो पीरियड क्वाटरनरी पीरियड है इसको करीब 1.8 to 2 मिलियन ईयर्स का कहते हैं आपका। तो ये है क्या। लेकिन अगर वापस हम लोग इस पे जाते हैं कि ये 4.6 बिलियन ईयर्स का जो अर्थ था, तो ये पहले सोलर सिस्टम बना। उसके बाद जो एक इवेंट है वो आपका बिग बैंग इवेंट कहते हैं, जो करीब 12 से 15 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। और ये एक्सप्लोजन जब हुआ, ठीक है, प्रोड्यूस्ड एटॉमिक पार्टिकल्स दैट लेटर फॉर्म्ड गैलेक्सी, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। ओके, तो इससे हमारी पूरी जो गैलेक्सी है वो बनी, स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने, ये बिग बैंग की वजह से, जो कि 12 से 15 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था करके। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि एक बार फिर से इस तरह का प्रोसेस हुआ, जो कि 7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ, 7 बिलियन ईयर्स अगो, अनदर एक्सप्लोजन, उसको कहा गया सुपरनोवा, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है करके। तो ये एक और इवेंट था आपका करके। और लास्ट में जब हम लोग कहते हैं तो हम लोग इस तरह से इसको मूव कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं करके, इसको करके। सो लास्ट में ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम एट अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो
उसमें हमारी पृथ्वी भी बनी और उसके आसपास के जो भी प्लैनेट्स थे वो बने करके। तो ये कुछ जानकारी हैं जिससे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ताकि हम लोग ये आसानी से धीरे धीरे करके हम लोग इसको समझने की कोशिश करें कि ये क्या प्रोसेस रहे हैं ओवरऑल। तो इसलिए मेरा मकसद था कि हम लोग सोलर सिस्टम से स्टार्ट करें, लेकिन इसमें सभी में जैसे मैंने कहा कि आपका जो है वो एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल है पूरा ये करके, जो कि इन्वॉल्व हुआ, जहाँ से हमने शुरू करते हैं प्री कैम्बियन से लेके सेनोज़ोइक इरा तक करके। ठीक है, तो ये डिफरेंट इराज हैं और डिफरेंट पीरियड्स हैं इसके बारे में आगे हम आपको वो देंगे, एक स्लाइड देंगे जिसमें इसको डिटेल में लिखा गया करके। नाउ रिसोर्सेज के बारे में बात करें अर्थ की रिसोर्सेज के बारे में, तो नो अदर प्लैनेट इन सोलर सिस्टम करेंटली हैज़ एन राइट केमिकल एंड फिजिकल मिक्स नीडेड टू सपोर्ट लाइफ। यानी और कोई प्लैनेट ऐसा नहीं है। बहुत सारी रिसर्च चल रही है, मार्स पे भी चल रही है। अभी हम एक पीएचडी स्टूडेंट थी, उसकी थीसिस देख रहे थे कि मार्स पे भी कुछ ऐसे लैंडस्केप हैं जो कि हमारे धरती से मिलते जुलते हैं, जिसमें पानी भी है, पानी का प्रभाव भी है करके। लेकिन वहाँ पे अभी इतना सटीक कॉम्पोजिशन नहीं है, या तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन कह लो, या तो उसका सोलर सिस्टम की इफ़ेक्ट कह लो, तो वो नहीं है कि वो वहाँ पे हम लोग ये हमारी जिस तरह की लाइफ सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है वैसा वहाँ पे मिल पाए। और दूसरा एक इसका है कि नो कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ लाइफ एग्जिस्टिंग एल्सवेयर इन द यूनिवर्स हैज़ येट बिन डिस्कवर्ड। ये जो मैं बात कर रहा था कि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि जीव और भी प्लैनेट्स पे हैं करके। ठीक है, तो हमारे लिए ये तो बड़ी गर्व की बात है कि हम लोग धरती पे हैं और धरती पे हमारे पास इस तरह का एनवायरनमेंट है, सूटेबल एनवायरनमेंट, जिसमें हमको लाइफ सपोर्ट मिल रहा है और हम लोग इसमें जी पा रहे हैं। इसकी आबो हवा ऐसी है, इसके केमिकल कॉम्पोजिशन ऐसा है करके। तो मैं अभी यहाँ रुकता हूँ, अगली लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।